बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ यानी ऐसी मिकदारें होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए मिकदार के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन यानी सिमत की भी ज़रूरत हो। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम जाहिर कैसे करते हैं, उनका इजहार क्या होता है। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जाहिर करने के लिए दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं हमारे पास। एक होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी अलामती इजहार, अलामती तौर पर कैसे जाहिर करते हैं वेक्टर्स को, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर्स की ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बुक्स में वेक्टर्स को आमतौर पर बोल्ड फेस कैरेक्टर्स जैसा कि ए, डी, स्मॉल आर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। वाइल इन हैंड राइटिंग हम लेटर्स के ऊपर जो है वो एरो हेड पुट कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि राइटिंग के दौरान बोल्ड फेस कैरेक्टर्स को जो है वो लिखना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो लेटर्स होते हैं हमारे पास, हम उनके ऊपर सिंपली एरो हेड क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है। वेक्टर्स को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी खास डायरेक्शन में डायरेक्टेड एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर एक एरो हेड पुट कर देते हैं। ठीक है। तो हमें वेक्टर की ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। वेक्टर की ये जो लाइन है, इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक सूटेबल स्केल चूज करनी पड़ती है ताकि ये लाइन ड्रॉ करते हुए कहीं पेज से बाहर ना निकल जाए। उस सूटेबल स्केल के मुताबिक ये जो लाइन की लेंथ होती है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और ये जो एरो हेड है, जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं, से दिस इज वेक्टर ए। ओके। तो ये ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो रेफरेंस लाइंस होती हैं। ठीक है। एक ड्रॉ की जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्सिस का मतलब होता है लाइन। और एक और लाइन होती है जो हम इस एंगल के राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए उस लाइन को इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। वो वर्टिकल लाइन कहलाती है वाई लाइन या वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये दोनों लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं और इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। किसी भी वेक्टर को अगर हमने किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम इन दोनों लाइंस के साथ एक थर्ड लाइन भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो इन दोनों लाइंस की प्लेन के साथ 90 के एंगल पर वाक़या होती है। ठीक है। इस थर्ड लाइन को हम जी एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं, क्योंकि वेक्टर आम क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है। खास क्वांटिटीज हैं जो अपने साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। तो वेक्टर्स को हम सिंपल एडिशन ऑफ नंबर्स की तरह से ट्रीट, जो है इनकी एडिशन को एडिशन ऑफ नंबर्स की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम हेड टू टे रूल कहते हैं। ठीक है। हेड टू टे रूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हेड टू टे रूल के मुताबिक अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना हो तो उसके लिए हेड टू टे रूल की स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर को हम एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं और पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो रहा हो और दूसरे वेक्टर के हेड पे एंड हो रहा हो। ठीक है। तो ये जो वेक्टर हमें मिलता है, इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, जो हमें नतीजे में मिलता है, रिजल्ट में मिलता है। किस प्रोसेस के रिजल्ट में मिलता है, हमें इन दो वेक्टर्स
ए और बी को ऐड करने के रिजल्ट पर हमें मिलता है, इसलिए रिजल्ट के तौर पर मिलने वाले इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और ये वेक्टर दोनों वेक्टर्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज हेड-टू-टेल रूल। इसकी स्टेटमेंट एक बार फिर सुन ले, अगर वहां पर दो वेक्टर्स हों, वेक्टर ए और बी, और उन्हें हम ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखते हैं और पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करें तो वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जो दोनों वेक्टर्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। हियर रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट का अगर आप मतलब देखें तो कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, कंपोनेंट बोलते हैं हिस्से को, यानी किसी भी चीज का कंपोनेंट उसका एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, तो इसका पार्ट या इसका एक हिस्सा जो है उससे क्या मुराद होगी, ये समझाने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कर लें, हमारे पास रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि हमारी फोर्स के दो इफेक्ट्स हैं, हमारी फोर्स के दो असरात हैं, यानी हमारे फोर्स के दो पार्ट्स ऐसे हैं जो इफेक्ट रखते हैं दो डायरेक्शंस में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बॉल जो है ये एक्स एक्सिस यानी ये ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये वाई एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फोर्स है ये इसको दो डायरेक्शंस में मूव करवा रही है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स बेसिकली दो डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। फोर्स तो एक है तो दो डायरेक्शंस में कैसे एक्ट कर रही है, इसका मतलब यह है कि इसके कोई से दो ऐसे पार्ट्स हैं जो बॉल को दो डायरेक्शंस में मूव करवा रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। वही जो दो इसके इफेक्टिव पार्ट्स है ना, वो इसके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट। इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है एक हिस्सा इसका इस डायरेक्शन में है फोर्स का और एक हिस्सा इसका इस डायरेक्शन में है, जो इन डायरेक्शंस में क्या रखते हैं, अपना इफेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स हैं इस फोर्स के ये क्या कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट्स, जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपना क्या रखते हैं, इफेक्ट रखते हैं, असर रखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, एक किसी भी वेक्टर का एक ऐसा हिस्सा जो किसी खास सिमत में मुवस्सिर हो यानी असर रखे, उस सिमत में उस वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता है। अ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज इट्स इफेक्टिव पार्ट इन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स जिनमें से एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, यानी उस वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो दो कंपोनेंट होंगे उस वेक्टर के, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे वाक़या होंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को हम उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। यानी किसी भी वेक्टर के दो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर या 90 डिग्री के एंगल पर वाक़या हो, उन कंपोनेंट्स को किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर को। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1, और उसकी डायरेक्शन किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसमें आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर इसके ऊपर से मैं एरो हेड जो है वो खत्म कर दूं, तो क्योंकि डायरेक्शन आपने निकाल दी, एरो हेड को रिमूव कर दिया तो डायरेक्शन उसकी खत्म हो गई, तो क्या बच गई, वेक्टर की मैग्नीट्यूड बच गई। ठीक है, तो अब ये वेक्टर अपने अंदर दो चीजें रखता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, तो
यहाँ पर यूनिट वेक्टर को हम यूज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन ही होगी, और वही डायरेक्शन हम यूज करेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम आमतौर पर एरो हेड पुट नहीं करते उसके ऊपर हम हैड पुट करते हैं या कैप पुट करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक ऑर्डिनरी वेक्टर नहीं है बल्कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर मैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, साथ में यूनिट वेक्टर प्लेस कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, वो अपने साथ क्योंकि दो चीजें रखता है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन, सो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू द यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी हम यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जे कैप या जे हैट, और जी एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं के कैप या के हैट। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, अगर आप उसके कंपोनेंट्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, तो एज यू नो कि अगर हम उस वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का, ठीक है, और ये वेक्टर का y कंपोनेंट है। ठीक है, और अगर आप हेड टू टेल के मुताबिक, क्योंकि ये दोनों 90 के एंगल पे हैं इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वेक्टर के, और अगर आप हेड टू टेल के मुताबिक इन्हें ऐड करते हैं तो आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है, जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और ये क्या होगा, वेक्टर ए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखना हो तो वो किस तरह से लिखेंगे, दिस इज द मेथड। ठीक है, अब यहां पर हमें ये पता है कि ये जो वेक्टर का x कंपोनेंट है ax, इसके अंदर दो चीजें, एक है इसकी मैग्नीट्यूड और एक है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये कंपोनेंट वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग है और x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई कैप से। ठीक है, और ये कंपोनेंट ay, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी ay, क्योंकि ऊपर से वेक्टर साइन मैंने हटा दिया तो मैग्नीट्यूड बच गई। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है और y एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं j कैप से। ठीक है, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी भी वेक्टर को हमने अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर थर्ड एक्सिस भी साथ शामिल है, मतलब z एक्सिस भी है, तो साथ में क्या आ जाएगा, az k कैप। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम यूनिट नंबर 2 का टॉपिक 2.2 जो कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो वेक्टर है, दो वेक्टर्स मेरे पास दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है। इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, लेकिन इनको ऐड सिंपल हेड टू टेबल से नहीं करना, बल्कि हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है इन दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम बेसिकली वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर वेक्टर बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट में ऐड करेंगे, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलना है आर, उसका हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट में मैं ऐड कर दूं तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलना है उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले हम वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वेक्टर ए, रिमेंबर ये बोल्ड फेस कैरेक्टर्स में उसने लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपने ड्रॉ करते हुए एरो हेड यहाँ पर प्लेस जरूर करना है, रिमेंबर। ठीक है, तो ये भी जो है वो बोल्ड लेटर या बोल्ड कैरेक्टर के साथ लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी एरो हेड है। ठीक है, तो ये भी एरो हेड्स के साथ है।
ठीक है। बाकी ये मैग्नीट्यूड्स लिखी हुई है क्योंकि उसमें लेंथ्स ली हुई है, ठीक है। वेक्टर ए है, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये हमने वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल ये वेक्टर बी है, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट, और ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वेक्टर बी के, तो हमने वेक्टर बी को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड। अब ज्योमेट्रिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये लेंथ ए वाई है तो ये लेंथ भी ए वाई होगी, अगर ये लेंथ बी एक्स है तो ये लेंथ भी बी एक्स होगी। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने ये कंपोनेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इस डायग्राम के मुताबिक आप देख सकते हैं, अगर हम इनको नाम दे दें, ये ओ, ये एम, ये पी, ये एस, ये आर, ये क्यू, इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर मैं ओ क्यू लाइन को क्यू आर लाइन में ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं अगर मैं ओ आर लाइन जो है वो किसके इक्वल होगी, लाइन ओ क्यू प्लस लाइन क्यू आर, ठीक है। और ओ आर जो है वो क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जो मुझे हेड टू टेबल के मुताबिक आप पहले निकाल लेंगे, यानी वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को रखा आपने, ये वेक्टर बी है इसके हेड पे रख दिया वेक्टर ए के, और पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक एक वेक्टर बनाया जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, इसका वाई कंपोनेंट। तो ये जो वेक्टर हमें, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, क्योंकि हम सम करने जा रहे हैं वेक्टर ए और बी का, तो यहां से जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ये जो एक्स कंपोनेंट है इसका ओ आर, वो किसका इक्वल होगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर के। ज्योमेट्रिकली हम लेंथ्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्यू आर लेंथ है वो एम एस के इक्वल है, वो इसने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और यहाँ पर हमने बाद में वैल्यूज पुट कर दी, ओ आर इज इक्वल टू आर एक्स, और ओ क्यू जो है वो ए एक्स के इक्वल है, और क्यू आर जो है वो बी एक्स के इक्वल है। आप देख सकते हैं कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर का जो है वो क्या मिल गया, एक्स कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। अब यहां से रिजल्टेंट, सिमिलरली रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो भी आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो जो वाई कंपोनेंट है वो निकालने के लिए हमें पता है कि पी आर किसके इक्वल होगा, पी एस और एस आर के, और ये वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे आप, तो यहां से जो आर वाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई के, ठीक है। सिमिलरली लिख के आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर के क्या मिल गए, कंपोनेंट्स मिल गए, हमें उनकी लेंथ्स मिल गई, आर एक्स और आर वाई, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, और अभी आपको मैंने पीछे बताया था ये कि कोई भी वेक्टर है उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, कोई भी वेक्टर आर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, उसका एक्स कंपोनेंट साथ में यूनिट वेक्टर जो उसके एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज आई कैप, प्लस आर वाई और साथ में जे कैप, इसी तरह, ठीक है। अब आर एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, ए एक्स प्लस बी एक्स ऊपर अभी हमने निकाल ली थी, ठीक है, वो इसमें पुट कर दी। आर वाई की वैल्यू भी निकाल ली है, ए वाई प्लस बी वाई, वो भी हमने इसमें पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स यहां पर देख लें आप कि हमने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड की है वो हेड टू टेबल के मुताबिक जो है वो नहीं निकाली, ठीक है, क्योंकि हेड टू टेबल इज द सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड टू ऐड गिवन वेक्टर्स। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये तो हमें मिल गया वेक्टर्स। वेक्टर्स में होती है दो चीजें, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी हमें निकालनी पड़ेगी रिजल्टेंट वेक्टर की, और वो हमारे पास, हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो किसके इक्वल होती है, आर एक्स। कोई भी वेक्टर, अब यहाँ पे क्योंकि वेक्टर आर है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है विदाउट एरो हेड वो आर होगी, और वो किसके इक्वल होगी, आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट, ठीक है। अब इसमें आर एक्स की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई की वैल्यू भी निकाली है विच इज ए वाई प्लस बी वाई। ये वैल्यूज पुट कर दी, मुझे वेक्टर आर की क्या मिल गई, मैग्नीट्यूड मिल गई, ठीक है। सबसे पहले मुझे वेक्टर आर मिल गया, उसकी मैग्नीट्यूड भी मैंने डिफाइन कर दी, और डायरेक्शन अब हम क्या डिफाइन करेंगे, वेक्टर आर की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपली किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है थीटा। यानी कोई भी वेक्टर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको क्या, कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, थीटा एंगल उस वेक्टर की क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और उसका फॉर्मूला क्या निकाला था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। यहाँ पे क्योंकि वेक्टर r है तो इसलिए हमने थीटा को इन टर्म्स ऑफ r लिखा है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry ओवर rx। ry की वैल्यू ay
प्लस बी वाई और आर एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हमने इसमें पुट की वैल्यूज, तो हमारे पास थर्ड थिंग जो है वो डायरेक्शन भी आ गई। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने दो वेक्टर्स जो हमें दिए हुए थे, ठीक है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, उन दोनों वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स की मदद से क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और हमें ऐड करने के बाद हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला। ठीक है, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल गया। फर्स्ट थिंग, क्योंकि वेक्टर इनकम्प्लीट है जब तक हम उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है उनको डिफाइन ना करें। ठीक है, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड जिसको हमने डिफाइन कर दिया, और दूसरा होती है डायरेक्शन जिसको हमने यहां पर डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब हमने दो वेक्टर्स को कंप्लीटली ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसे हमने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया, वेक्टर को भी डिफाइन कर दिया, उसकी मैग्नीट्यूड को भी डिफाइन कर दिया, उसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ मजीद चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर हमारे पास वेक्टर्स दो ना हो बल्कि दो से ज्यादा हो और हमें नहीं पता कितने वेक्टर्स हैं, जितने मर्जी वेक्टर्स आप ले लें, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो एक्स कंपोनेंट्स है वो ऐड होते जाएंगे सब वेक्टर्स के, वाई कंपोनेंट सब वेक्टर्स के ऐड होते जाएंगे, और बाकी सारा सिलसिला उसी तरह चलेगा। ठीक है, फर्क क्या होगा कि पिछले ये जो तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं इसमें हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स थे, इसलिए उनके कंपोनेंट्स भी सिर्फ दो ही हमने लिखे, ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर थर्ड वेक्टर है आपके पास तो उसका भी कंपोनेंट आ जाएगा सी एक्स, डी एक्स, ई एक्स, अप टू सोन चलते जाएंगे जितने वेक्टर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, तो यहां पे सिंपली हमें करना क्या, तीनों फॉर्मूलों के अंदर हमने सब वेक्टर्स जितने हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स को पुट कर देना। इस तरह हमें वेक्टर भी मिल जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो किया वेक्टर्स की एडिशन के लिए बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, जितने भी वेक्टर्स थे उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल लिए थे, एक्स कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया था। ठीक है, और वाई कंपोनेंट की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकाल लिया था। उसकी मदद से फिर हमने वेक्टर आर फाइंड किया जिसकी हमने मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया, और उसके बाद उसकी हमने डायरेक्शन को कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो ये 5 स्टेप्स है जिनकी मदद से हमने वेक्टर्स को कोई से दिए गए दो वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, ठीक है, वो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर एक्स कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इस तरफ क्या होता है नेगेटिव और वाई ऊपर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है नेगेटिव। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो तो ऑटोमेटिकली यहां से आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो जाए और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर आर एक्स भी नेगेटिव हो, ठीक है, और आर वाई भी क्या हो, नेगेटिव हो, तो ऑब्वियसली जो क्वाड्रेंट बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो कौन सा बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरह अगर एक्स को पॉजिटिव हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यानी आर एक्स पॉजिटिव हो और आर वाई क्या हो, नेगेटिव हो, तो इट्स ऑब्वियस कि जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स को अगर हम फाई के इक्वल ले लें, वेयर फाई वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा होगा विद एक्स लाइन। रिमेंबर, एक्स लाइन के साथ चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, यानी चाहे वो पॉजिटिव एक्स लाइन हो, ठीक है, या नेगेटिव एक्स लाइन हो, फाई हमेशा वो एंगल यहां पर हम लेंगे जो हमेशा एक्स लाइन के साथ होगा। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट वेक्टर तो फाई या इस तरफ होगा। ठीक है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फाई की वैल्यू ये होगी। ठीक है, और वेक्टर का एंगल हम हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर दिस। लेकिन यहां पर फाई हमने एक खास एंगल लिया है जो
एक्स लाइन के साथ वेक्टर बना रहा होगा। लेकिन जो ओरिजिनल एंगल होगा वेक्टर का वो हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, जो कि क्या होगा, थीटा। अब ये कैसे वर्क करेगा यहाँ पे अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज नंबर 30 के ऊपर आप देख सकते हैं ये फिगर बनी हुई है। इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है, तो यहां से मैंने आपको जैसा कि बताया था कि फाई वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स लाइन के साथ बनाएगा, तो इसका मतलब ये फाई होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये वही एंगल है जो थीटा के इक्वल है, क्योंकि थीटा वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या हो रहा होता है, बना रहा होता है, ठीक है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, ठीक है, तो फाई कौन सा एंगल होगा, फाई वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स लाइन के साथ बना रहा होगा, चाहे वो पॉजिटिव लाइन हो चाहे नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये फाई होगा। लेकिन ओरिजिनली बेसिकली एंगल जो है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर की, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। तो वो कहां से होगा, वो यहां से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा, थीटा। और यहां से हम थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें इतना लंबा चौड़ा एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल ये 5 कैलकुलेट करेंगे और उसको 180 में से अगर मैं, यानी यहां से यहां तक ये जो 180 एंगल है इसमें से अगर मैं सिंपल 5 को निकाल दूं तो मुझे ये थीटा नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब थीटा बहुत आसानी से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो थीटा है वो 180 माइनस 5 के इक्वल होगा, बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वो एक्स लाइन के साथ एंगल जो है वो 5 बनाएगा। तो इसका मतलब ये इतना ज्यादा एंगल मालूम करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल ये एंगल फाइंड करेंगे 5, ठीक है। तो यहां से हमें जो थीटा मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, 180 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा। इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो एक्स लाइन के साथ एंगल 5 बनेगा यहाँ पर, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओरिजिनल एंगल होगा किसी भी वेक्टर का जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि थीटा होगा, वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम। आपको पता है कि एक्स लाइन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम एंगल शुरू करें और वापस उसी लाइन पे आ जाए तो एंगल कितना कवर करते हैं हम, 360। एक पूरी रोटेशन के लिए एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो इसका मतलब इस 360 में से अगर मैं ये थोड़ा सा एंगल जो कि 5 है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें जो ओरिजिनल एंगल थीटा होता है वो हमें जो है वो इतना ज्यादा एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपल 5 जो स्मॉल एंगल होता है उसे फाइंड कर लेते हैं और उसे हम क्वाड्रेंटल एंगल में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यूं हमारा टॉपिक जो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, वो क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए दोनों वेक्टर्स के, उन्हें ऐड किया, ठीक है। एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया दोनों वेक्टर्स के तो वाई कंपोनेंट आ गया। उसकी मदद से फॉर्मूले की मदद से हमने वेक्टर बना लिया, फिर उसकी फॉर्मूले ही की मदद से हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, और उसके बाद हमने फॉर्मूले की ही मदद से जो पीछे हमने पढ़े हैं हमने डायरेक्शन भी निकाल ली। ये 2 वेक्टर्स के लिए था। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो आपके पास तो क्या सूरत हाल होगी, उसके लिए हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर हमने स्टेप्स डिफाइन किए, फिर हमने ये चेक किया कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हों आर एक्स और आर वाई तो उनके जो साइंस होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और फिर हमने फाई की मदद से थीटा को क्या किया, डिफाइन किया। ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, एग्जाम में आता है। पिछले 5 सालों में, 7 सालों में या 10 सालों में जितने बार एग्जाम्स हुए हैं कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। तो यूँ हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी, और अगर आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल क्लिक फॉर कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।